नमस्कार। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ आनंद वर्धन सिंह है, हमेशा की तरह। आनंद, आप जुड़े हमसे समय निकालते हैं आप हर हफ्ते, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सीधे इस बार आपसे इस प्रश्न पर आता हूँ कि क्या मोदी जी के अब जाने के दिन नज़दीक आ चुके हैं? क्योंकि हर तरफ से ऐसा लग रहा है कि अब ना तो उनकी पार्टी उनकी सुन रही है, ना आरएसएस उनका कोई भी सुन रहा है। अमित शाह जो कर रहे हैं वो उल्टा पड़ता जा रहा है और विदेश भी जब ये जा रहे हैं तो वहां पे भी इनका कोई सुनने वाला बचा नहीं है। तो मैं एक दो चीजें जो आजकल ज्यादा ट्रेंडिंग है, एक तो सबसे पहले मैं आपसे ये कंगना रनौत का जो भी स्टेटमेंट आया है, इससे बीजेपी को हरियाणा में कितना नुकसान होगा? एक तो जरा सी टिप्पणी, फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा अगले। ठीक। और आ, दूसरा है जो जम्मू कश्मीर में कल हुआ कि वो लिस्ट आई, विड्रॉ हुई, फिर आई, तो ये क्या तमाशा चल रहा है? इन दो चीजों पर आप जरा बोल लीजिए, फिर मैं आगे आपसे बात मैं करूंगा। हाँ, अजय, मैं सबसे पहली बात तो कंगना रनौत जी की। अब कंगना रनौत अच्छी अभिनेत्री हैं, क्वीन जैसी पिक्चरों में काम किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एरिया कुछ लोगों के लिए छोड़ देने चाहिए। जैसे हम और आप अगर हॉकी की बारीकियों की बात करने लगे और हॉकी कैसे जीत सकता है, वो हमारा और आपका एरिया नहीं है। आ, हम और आप उसकी आलोचना एनालिसिस कर सकते हैं, उसकी एक क्रिटिकल वो दे सकते हैं, बट वी आर नॉट, हम लोग उसके एक्सपर्ट्स नहीं हैं। उसी तरह से कंगना रनौत को ये समझना चाहिए कि वो बहुत सी चीजें उनका एरिया नहीं है, और उनका मतलब, अब ये बुरा लगेगा किसी को भी, लेकिन उनका आईक्यू लेवल अगर नापा जाए, भाई मुझे आगे से लगता है कि बीजेपी को एक कम से कम अपने एक आईक्यू लेवल का टेस्ट करवा लेना चाहिए, जितने लोगों को वो उम्मीदवार बना रहे हैं। ये उनके सीधे सीधे आईक्यू लेवल और उनकी मतलब बौद्धिक कितना वो, अब क्या बोले उसको भाई, वो इस देश की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर इस तरह के ऊल जलूल बिना सिर पैर की बातें कर रहा, वो पहले भी करती आई हैं। और उनको एक मतलब, कभी कभी मुझे लगता है कि उनको शायद कुछ सीख भी नहीं समझ में आती है। किसानों को गाली देके वो कौन सा बीजेपी का हित कर रहे हैं, उनको समझ में आना चाहिए। किसानों को उन्होंने इतनी गाली दी, और अगर सबको याद है कि उनको जो झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा था चंडीगढ़ में, तो वो कोई उनकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, उन्होंने किसी, लेकिन उनको अब वो अपने लिए कुछ ऐसा कर दे रही हैं कि वो गली गली में अब उनको इस तरह का कोई होगा। भाई, किसानों को अगर आप गाली दीजिएगा, तो वो तो किसान पूरे देश में उनको वो आंदोलित होंगे, आक्रोशित होंगे, तो आपको और क्या कर सकता है कोई। तो ये मेरे ख्याल में बिल्कुल कंगना रनौत की तरफ से एक बहुत ही भद्दा, बेहुदा, अपरिपक्व, और जितने एडजेक्टिव आप लगा सकते हैं इस तरह के, वो होने चाहिए, वो है। और ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि इन लोगों को कैसे लोग पसंद हैं। मतलब ये, it also shows the quality and the type of people with the current बीजेपी लीडरशिप appreciates। कंगना रनौत इनके, अच्छा, अब कंगना रनौत को एक और चीज समझनी चाहिए कि वो जब वहां पे आई हैं, तो बीजेपी में दो तीन कैटेगरीज हैं। देखिए, बीजेपी के जो प्रवक्ता, अब बीजेपी ने तो इसमें बहुत कस के अपने को किनारा कर लिया है, लेकिन बीजेपी का किनारा करने से काम नहीं चलेगा। वो बीजेपी के एमपी और वो बीजेपी, उनको फ्रिंज बेनिफिट, अरे फ्रिंज एलिमेंट भी नहीं बोल सकती हैं। मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये एक चीज समझनी चाहिए, और बीजेपी को भी इंटरनली इस बात पे बात करनी चाहिए कि आपके जो प्रवक्ता लोग हैं वो दो तीन कैटेगरीज के हैं। एक आपके प्रवक्ता है भाई, जो सुधांशु द्विवेदी, जिसमें पहले गिरते थे, आते थे कि ये लोग हैं, कुछ ज्ञान की बातें करते हैं, पढ़े लिखे हैं, कुछ ना कुछ वो करते हैं। एक है जो भाई जिनका बिल्कुल आरएसएस वाला वो बैकग्राउंड है, और वो एक पर्टिकुलर एजेंडा को पुश करते हैं। और एक तीसरी कैटेगरी है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर अब आ रहे हैं, जिनका केवल एक काम है गाली देना। और मैंने आज अभी एक शो किया है अभय दुबे जी के साथ, वो अभी 8 बजे आएगा। उसमें मैंने पूछा है कि आप लोग ये, अपने दर्शकों से, कि आप लोग ये बताइए कि इस देश में बीजेपी के 3 सबसे ज्यादा गाली देने वाले कौन लोग हैं, जिनके पास कोई कंटेंट नहीं है, वो केवल उनके पास उनका हथियार है कि वो गाली देते हैं। तो अब मतलब उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कंगना रनौत उस टीम को लीड करने की स्थिति में है, क्योंकि गाली देने से नहीं, अब होता क्या है ना कि
वो एक अभिषेक, अरे वो अभिषेक नहीं, वो कौन है, कौन ठाकुर, अनुराग ठाकुर, अनुराग ठाकुर उधर गाली दे रहे हैं। इनको लगता है इनकी रोल मॉडल अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी जी होंगी। इनको लगता है कि स्मृति ईरानी इतनी गाली देती थी तो शायद इनका भी कुछ नंबर आ जाएगा मंत्री बनने का। लेकिन ये बहुत ही इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि कंगना रनौत जी जो एक अच्छी अभिनेत्री थी, उनको अभिनय के फील्ड में रहना चाहिए था। वो पार्लियामेंट में आके इस तरह के, ये ऊल जलूल नहीं है, दिस इज डाउनराइट, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए और ये बेहुदा रिमार्क था। अब किसी एमपी के लिए इससे ज्यादा भाई कहना बहुत मुनासिब नहीं होगा। अजय जी, दूसरा मैं चाहता हूं थोड़ा सा जल्दी से आप जेएनके का कल जो इंसिडेंट हुआ और उसके बारे में कई सारी ऐसे बातें फैली जा रही हैं कि वो टाइपो एरर थी, जैसे कि मतलब 15-20 नाम गलती से छप गए या पूरी लिस्ट जारी कर दी गई। तो इस पर भी एक टिप्पणी, क्योंकि ये अमित शाह जी का रोल था यहाँ पे, और अमित शाह भी क्या अब ढीले से पड़ते जा रहे हैं कि उनका भी जो जो पार्टी के ऊपर कब्जा था वो अब खत्म होता दिख रहा है। आनंद नहीं, मुझे तो ज्यादा दो, एक इस एक खबर ये और एक खबर के पीछे की खबर है जो ज्यादा चिंताजनक है। पहली खबर यह है कि मैं अमित शाह का कोई ढीला नहीं, अमित शाह के पूरी कंट्रोल में अमित शाही पार्टी चला रहे हैं। अगर किसी को सांस लेना है तो 2 सांस लेनी है कि 6 सांस लेनी है, अमित शाही डिसाइड कर रहे हैं कि आप इतनी सांस लीजिए, आप इतनी सांस मत लीजिए। इस तरह का अगर कोई सोच रहा है तो वो पूरी तरह से उन्हीं का कंट्रोल है। दूसरा, इस तरह की जो झूठी खबरें चलाई जा रही हैं कि राम माधव ने कर दिया, राम माधव की कोई वो नहीं है, जब तक अमित शाह नहीं अप्रूव करेंगे वो नहीं रिलीज होगा, इसमें भी दो राय नहीं है। टाइपोग्राफिकल एरर वाली बात यह है कि भाई इनके यहाँ किस टाइपिस्ट को इन्होंने रख लिया है, जो मोदी जी के उसमें बिरसा मुंडा वो बताया गया था, वो भी टाइपोग्राफिकल एरर है कि वो बिरसा मुंडा 1857 से पहले पैदा हो गए थे। तो ये या तो टाइपिस्ट बदलो, और टाइपिस्ट जब खुद ही हैं सेल्फ, ये तो सेल्फ टाइप करते हैं। तो अब इसका मतलब यह है कि अमित शाह जी को अपने को पता, मतलब हटने का समय आ रहा है। ये सब वाहियात बातें हैं। इसमें देखिए 2-3 चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं। ये जिस तरह से गुजरात में या और राज्यों में डंडा चलाते हैं, गुजरात में इन्होंने पूरी कैबिनेट को ड्रॉप कर दिया, किसी ने चू नहीं किया। अब ये कोई मंत्री नहीं, अब नए मंत्री। कहीं पे इन्होंने सारे एमएलए का टिकट काट दिया, बिल्कुल नए एमएलए। तो ये इसी तरह की कोशिश जम्मू कश्मीर में भी कर रहे हैं। दूसरा एक काम ये कर रहे हैं जिसकी वजह से कल अगर आपने देखा हो, जम्मू कश्मीर में एक बहुत विद्रोह था। लोग इनके ऑफिस में घुस के जिस तरह की, देखिए टाइपोग्राफिकल एरर होती है तो 500 लोग अंदर घुस के तोड़फोड़ क्यों कर रहे होते, वो तोड़फोड़ जिस तरह से हो रही है वो एक बात का और सूचक है कि आप बाहर से आए हुए और खास करके कांग्रेस से और कहीं और से आए हुए लोगों को ही आप, अभी पार्टी उनका पार्किंग वो हो गई, उनको ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। और जो पार्टी के रेगुलर वो है उनको लग रहा है कि भाई ये कौन सी पार्टी है, पार्टी के लिए लड़े हम, गाली हम कहाँ है, इतने दिनों से हमें। अब जब टिकट का वो आ गया तो आप कांग्रेस से किसी को ले आइए, उसको दे दीजिए, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे एमएलए एमपी का टिकट हो। हरियाणा के, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं, जो 10 टिकट थे उसमें से 6 टिकट, 5 एक्स कांग्रेस थे, एक रंजीत सिंह, जो रंजीत सिंह जी हैं चौटाला, अरे देवलाल साहब के एक लड़के, मतलब वो भी बाहर ही है, वो कोई बीजेपी ने 4 ही इन्होंने अपने लोगों को दिया, 6 बाहर के लोगों को दिया। तो ये सारी चीजें का क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये था कि वहां का जो विद्रोह भड़का। और देखिए ये टाइपोग्राफिकल एरर एक में होती है ना, ऐसा आपका टाइपिस्ट जो 43, मतलब 15 सीटें अभी आपने की 28 गलती करे, तो इसका मतलब आप भी उसी लायक ही हैं। मतलब आपके पास एक ऐसा टाइपिस्ट भी नहीं आपके पास है, 43 में से 28 उसने टाइपोग्राफिकल एरर कर दी। एक चीज मुझे और लगती है, जो मेरे एनालिसिस है, मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है। मैं बहुत कश्मीर के लोगों से लगातार बात कर रहा हूं, अलग अलग लोगों से हूं, कुछ लोग ऑन कैमरा आना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं आना चाहते हैं। घाटी में, जैसे घाटी मतलब श्रीनगर में पिछली बार बीजेपी से कोई लड़ने को नहीं तैयार था। 3 सीटें थी बीजेपी से, पिछले 2024 के इलेक्शन में कोई लड़ा नहीं था। एक ये कहा जा रहा है कि एक तो पुराने लोगों का टिकट काटा तो वो गुस्सा है, दूसरा एक इस तरह की भी चर्चा है कि कुछ लोगों ने इलेक्शन लड़ने से भी मना कर दिया, कि मतलब क्या वो भद्द पिटवाए,
भाई आपके अगर लद्दाख में जहां से इनके 2 बार के सिटिंग एमपी थे, इस बार चौथे नंबर की पार्टी थी बीजेपी, तो वहां पे इतना ज्यादा गुस्सा है बीजेपी के अगेंस्ट कि बीजेपी की दूसरी दिक्कत क्या हो रही है, जो बीजेपी सोची थी कि वो 43 सीटें जो जम्मू रीजन की थी, बीजेपी उसको ये मान के चल रही थी कि हम 43 में 43 जीतेंगे। उधर कश्मीर में हमारे पास 47 सीटें टोटल हैं, उसमें हम कम से कम 5-7 ले आएंगे तो 43 और 5-7 करके हम ये 46 का आंकड़ा छू लेंगे। हो क्या रहा है कि 47 में तो वहां एक भी सीट बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, ये मैं आज कह सकता हूं। जैसे मैं यूपी के लिए कॉन्फिडेंट हूं, श्रीनगर में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। अब रही बात जम्मू की, जम्मू में जैसी स्थिति आ जाओ, जो मेरी सूचना है उसमें बीजेपी दहाई डबल डिजिट में नहीं पहुंचेगी। बीजेपी अगर 12 से 14 सीटें पा लेती है तो बीजेपी का ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होगा आउट ऑफ 43 आई एम टॉकिंग। वहां तो 47-0 है, वहां तो बीजेपी के लिए कोई स्कोप ही नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि जो एक ज्यादा यह है कि जब ये सब हो गया तो दौड़े दौड़े मनोज सिन्हा साहब दिल्ली क्यों गए हैं और वो अमित शाह से क्या मीटिंग कर रहे हैं। तो ये 2+2 समझ में तो सबको आता है ना, मतलब ये आप क्यों गए हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए गए हैं। तो ये एक जो हाईएस्ट अथॉरिटी इस समय है उस स्टेट की, वो इस तरह से अगर पार्टिसन बिहेवियर ना केवल करता है बल्कि करते हुए दिखाई भी दे रहा है कि इज अ पार्टी टू अ इलेक्शन, तो वो देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। आप पीठ पीछे तो आप करते ही थे, चुपचाप आप करते थे, लेकिन आप खुद भी उसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट हो जाएं, ये मेरे ख्याल में देश के लिए बुरा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी को था कि हम यहाँ हम कुछ करके एक कुछ हंग ले आएंगे, फ्रैक्चर्ड मैंडेट ले आएंगे, वहां पे इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वो क्लियर मेजॉरिटी ला रही है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अजय जी आनंद, अब मैं आपसे एक सीधा सा सवाल ये पूछ रहा हूँ कि क्या मोदी जी अब जाने वाले हैं, उनके जाने के दिन नजदीक आ रहे हैं। मैं आपको 2-3 स्लाइड दिखा देता हूं जो इसके इंडिकेशन जहां से मिल रहे हैं। सबसे पहला तो ये मूड ऑफ द नेशन सर्वे है, ये आपने इस पर कार्यक्रम भी किया है। इसमें मैं केवल ये ऐड कर रहा हूं कि अगर आप यहाँ देखें जून 2022 के बाद राहुल गांधी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, मोदी जी का उसी समय ग्राफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट है और अब वो नीचे आने लगा है। वो 49% पर है, राहुल गांधी 22% पर है। हालांकि बीजेपी वाले कहते हैं कि बहुत डिफरेंस है, लेकिन मेरे को जहां तक इंडिकेशन लग रहा है ये ग्राफ आगे जाके ऑलमोस्ट बराबर होने जाएंगे 2-4 महीने के अंदर। तो ये इसी सर्वे में आनंद ये भी कहा गया है कि सक्सेसर की भी बात की है, जहां पे इन्होंने बोला है कि अमित शाह वो ये रेस लीड कर रहे हैं, मतलब और कोई नहीं है। पहले ये कुछ लग रहा था कि राजनाथ सिंह जी आएंगे, लेकिन अब इस सर्वे के बाद वो शिवराज चौहान और राजनाथ सिंह दोनों से आगे हैं, अमित शाह को दिखाया गया है, और योगी आदित्यनाथ को बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर। इधर वैसे मैं सुब्रमण्यम स्वामी को ज्यादा मैं तो नहीं देता हूं, लेकिन इनकी अभी एक ट्वीट भी आई है। इसमें उन्होंने कहा है कि इफ मोदी डज नॉट एज कमिटेड टू द आरएसएस प्रचारक संस्कार announces retiring to Margdarshan Mandal after his 75th birthday, then he will lose the PM chair। ये इन्होंने एक ट्वीट कर दिए कि अगर ये 75वीं सालगिरह के बाद मोदी जी नहीं निकले तो ये प्राइम मिनिस्टर से हटा दिए जाएंगे। और नीचे वो सारी चीजें मैंने लिस्ट की हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, कल से मोदी 3.0 की जगह 3.U सरकार का ये ट्रेंड कर रहा है। यू मतलब यू टर्न। तो ये लिस्ट है इनके यू टर्न की, जो आप सब जानते हैं। तो आनंद, मेरा सीधा सवाल है, अगर आप ये सारे ट्रेंड देखें, ये बड़ा नॉन मोदी लाइक माहौल सा चल रहा है। हर चीज में सरकार पीछे ही जाती जा रही है और एक तरह से राहुल गांधी से ये बहुत डर रहे हैं। तो इसके बारे में मैं आपकी एनालिसिस चाहूंगा आनंद। नहीं, देखिए एक चीज तो ये हो गई है कि राहुल गांधी का जो एक तो पहले उस पर बात कर लें, मूड ऑफ द नेशन वाला सर्वे, उसमें मोदी जी इलेक्शन के समय जैसा वो बता रहा था 55% थे, वहां से गिर के 49 हुए हैं, मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और राहुल गांधी उस समय जैसा वो कह रहा है 14-15% थे, वहां से बढ़ के 22% हुए हैं। तो ये पोस्ट पोल का मतलब एक आदमी ऑन अ डाउनहिल है और एक आदमी ऑन द राइज है। मोदी जी जनरली एक समय 65%, 60% इस तरह की उनकी पॉपुलैरिटी होता था, 70%। तो एक तो ये है कि मूड ऑफ द नेशन पे अगर हम लोग सिर्फ इतना अगर उसको इंडिकेटिव मान रहे हैं, हालांकि मेरे बहुत से इफ एंड बट्स होते हैं इस तरह के सर्वे में, लेकिन फिर भी इसको अगर मान रहे हैं तो वो बिल्कुल साफ ट्रेंड है कि मोदी जी का इज ऑन इज वे आउट। दूसरा, आपने जो अमित शाह के लिए कहा कि वो लीड कर रहे हैं, मैं इसको बिल्कुल ठीक से गलत मानता हूं, क्योंकि अमित शाह जितने लोगों से मैं बात करता हूं, अमित शाह एक आदमी की भी चॉइस नहीं है। तो लोग डर के मारे अमित शाह का नाम ले सकते हैं। मतलब अगर कल के दिन आपके थाने का सर्वे और आपके थानेदार भी अगर उसकी किसी रेस में हो चीफ मिनिस्टर, तो आप थानेदारी का नाम, थानेदार विल बी लीडिंग दैट वो सर्वे। अगर अपने लोकल थाने का गांव में किसी थानेदार का नाम भी कर दो प्राइम मिनिस्टर की रेस में, तो सबसे आगे थानेदार साहब रहेंगे। तो वो डर है। अमित शाह का लीडिंग इन दी रेस ये बिल्कुल गैर वाजिब बात है। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि शिवराज सिंह चौहान का नाम बिल्कुल एक स्ट्रांग उसमें, क्योंकि वो ओबीसी क्रेडेंशियल्स हैं उनके पास, एक लंबा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है। मध्य प्रदेश में उन्होंने बहुत अच्छा पोल परफॉर्मेंस उनका बहुत अच्छा रहा है, उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। तो मैं शिवराज सिंह, दूसरे नितिन गडकरी की मैं बात कर सकता हूं कि वो हैं। और तीसरा, जहां तक रही बात अमित शाह और योगी जी की, उत्तर प्रदेश की जो मैं बात कर लूं, उत्तर प्रदेश में अमित शाह दूर दूर तक नहीं है, इट इज ओनली योगी एंड योगी। अगर सक्सेसर की हम लोग बात कर रहे हैं, वो कितने परसेंट लोग वोट देंगे बीजेपी को, बीजेपी आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन मोदी के बाद कौन, अगर उत्तर प्रदेश में आप बात करेंगे तो वो योगी ही लीड कर रहे हैं, उसमें अमित शाह दूर दूर तक नहीं है। तो ये तो हो गई अमित शाह की बात। सुब्रमण्यम स्वामी तो भाई ऐसी बातें करते रहते हैं, अब उनको वो ठीक है, लेकिन ये सुब्रमण्यम स्वामी जब लिख रहे हैं तब भी उनको पता है। अब वो सुब्रमण्यम स्वामी इस तरह के चीज हो गए हैं कि उनको ना खाते बनता है ना उगलते बनता है बीजेपी के लिए। वो करें क्या सुब्रमण्यम स्वामी, वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन वो जब इस तरह का बोलते हैं तो आपको क्या 1% भी लगता है कि मोदी जी 75 नहीं, मोदी जी तो 100 साल का प्लान बनाए हुए हैं भाई। शायद मोदी जी अगर अगले 100 साल रहेंगे तो मोदी जी ही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। ये अमित शाह भी बार बार ऐलान करते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें उससे ज्यादा कुछ कहने की उसमें जरूरत है। हैविंग सेड दैट, जो आपका कहना है कि मोदी जी इज ऑन हिज वे आउट, मोदी जी देखिए, हरदम से मोदी जी बहुत स्ट्रांग आदमी नहीं रहे थे। मोदी जी किसी बात को का जवाब नहीं देते हैं, मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, मोदी जी क्वेश्चंस का आंसर नहीं देते हैं, मोदी जी पार्लियामेंट से भागते हैं, मोदी जी पार्लियामेंट में बैठ के वो, अब चक्कर क्या है, राहुल गांधी जो इश्यूज रेस कर रहे हैं वो कॉन्क्रीट इश्यूज है, उस पर आपको कुछ कॉन्क्रीट बात करनी होगी। आपको नहीं कहना और तेज चलना है और आगे जाना है, देश को आगे बढ़ाना है, खूब मेहनत करनी है और मेहनत करनी है, अब तिगुनी मेहनत करनी, ये सब लफाजी जो है जिसका कोई आप क्वांटिफाई ना कर सके। हम खूब मेहनत करते हैं, आप भी खूब मेहनत करिए, आप भी खूब आगे बढ़िए, हम भी आगे बढ़ेंगे, ये इस तरह की बातें जो जिसका सिर न पैर हो, अब लोग थक चुके हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी बहुत क्वांटिफाई होकर बहुत स्पेसिफिक बात कह रहे हैं, मोदी जी लफाजी कर रहे हैं। अब मोदी जी का एक ये भी हो गया है जो राहुल गांधी का, कि मोदी जी अब राहुल गांधी की परछाई से भी भाग रहे हैं। उनकी प्रेजेंस तो छोड़ दीजिए, वो बहुत दिनों बाद ऐसा देखा जा रहा है कि अब राहुल गांधी एजेंडा सेट करते हैं, उधर से आते हैं बैटिंग करने के लिए इनके एक से एक वो महारथी, उसमें से एक अमित शाह जी भी हैं। अमित शाह जी जब आके कश्मीर पे बोलते हैं और राहुल गांधी से प्रश्न पूछते हैं तो वो और घिर जाते हैं। वो जब एनसीसी कहते हैं ये तुम्हारा, अरे भाई पीडीपी के साथ तुम उस 370 का तुम्हारा पॉइंट, मतलब उसमें सारी जगह ये घिरे हुए हैं। झंडा तुम लगाओ कश्मीर स्टेट का, मतलब इनके मंत्री झंडा लगा के घूमते थे भाई कश्मीर स्टेट का। ये मोदी जी जब वहां शपथ समारोह में गए थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, तब वहां दोनों कश्मीर, तब आप क्यों नहीं बोले थे? और आज तो मोदी जी तो ऑन हिज वे आउट हैं और बहुत ही वीक है। और इसका एक खराब बात यह है कि देश डजंट नीड अ वीक प्राइम मिनिस्टर।
वो प्राइम मिनिस्टर जैसा भी, वो स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, जिसको सुबह से शाम तक ये ना लगा रहे कि अरे कैसे बचेगा, नहीं कुर्सी चली जाएगी, अरे क्या करूंगा, और भागो, अरे इसको करो। तो वो जो मोदी जी की इमेज है, उससे देश का भी नुकसान बहुत हो रहा है। इमेज नहीं, जो मोदी जी इस समय जिस स्थिति में है, उससे मुझे लगता है कि देश का भी नुकसान हो रहा है। अजय जी आनंद, मैं एक और प्रश्न था, ये यूक्रेन करने क्या गए थे और इनकी इमेज इंटरनेशनली भी अब इट हैज टेकन अ बीटिंग। मैं आपको एक दो स्लाइड और दिखाता हूँ, फिर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। आपको याद होगा आनंद, कुछ महीने पहले या एक साल पहले एक मॉर्निंग कंसल्ट करके एजेंसी थी जो बार बार इनकी रेटिंग हमें बताते थे और ये लोग खूब उस पर ढिंढोरा पीटते थे कि अब 72 हो गई, अब 76% हो गई। उसी एजेंसी ने अभी 6 अगस्त को मोदी जी की रेटिंग 70% कर दी है, फ्रॉम 78। ये डाउनवर्ड रिवीजन किया है इन्होंने। ये कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप 78 पे खुश हुए थे तो ये भी जान लीजिए कि अब ये 70% उसी एजेंसी ने कर दिया है। और मैंने मॉर्निंग कंसल्ट के बारे में एक प्रोग्राम भी किया था और ये बताया था ये मॉर्निंग कंसल्ट एजेंसी का क्या रिलेशनशिप है। खैर वो अलग बात है। तो ये जब अभी ये यूक्रेन गए थे, यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि ज़ेलेंस्की के जो बॉडी लैंग्वेज है और फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, वो कोई ऐसे नहीं है कि वो किसी बड़े वर्ल्ड लीडर को वो मिल रहे हैं। उनकी शक्ल पर ऐसा है जैसे वो मतलब उन पर थोप दिया गया है कि आप मिल लो मोदी जी से। और अगर आप देखें ये करने क्या गए थे, तो ऑफिशियली ये 4 एग्रीमेंट्स उनके जब ये वहां थे ये साइन हुए हैं। अब मेरे को नहीं पता कि जो देश लड़ाई में व्यस्त है, बुरी तरह लड़ रहा है, उनके पास ये सब सोचने का समय भी है कि नहीं। क्या ये एग्रीमेंट ज़ेलेंस्की ने देखे भी होंगे इस समय? फूड कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्री, एमओयू ऑन इंडियन ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट। तीसरा देखिए, कल्चरल कोऑपरेशन प्रोग्राम फॉर 24 टू 28। अरे वहां बम पड़ रहा है कीव के ऊपर, वहां पे ये 4 साल का आप कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम का एमओयू साइन करने गए। और लास्ट है फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड पर। तो ये सब मतलब एज अ कंट्री मेरे को बड़ा बुरा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री वहां गए, उनको भाव नहीं दिया और ऐसे बेकार के काम करके आ गए वो। आनंद। नहीं, देखिए अजय, वो बहुत दिनों से क्या हो रहा है कि हम लोग अपनी जो विदेश नीति है उसमें हम लोग की क्लैरिटी इज मिसिंग। वो बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं उससे बात शुरू करता हूं कि देखिए ये जो एमओयू साइन कर रहे हैं, ये एमओयू तो आपके विदेश मंत्रालय का कोई अंडर सेक्रेटरी भी जाके, जो छोटा बाबू या वहां का एम्बेसडर ही होता, वही दस्तखत करके इस तरह के एमओयू, अगर मान लीजिए भाई होता है ना कि किसी का जन्मदिन है तो कोई अच्छी बातें करनी है, कुछ होगा, तो ये रिचुअल था। अब कल्चरल कोऑपरेशन इस समय जो यूक्रेन का कल्चरल कोऑपरेशन आप क्या करेंगे? मुझे दूसरा क्या लगता है कि एक और बात कही जाती है जिसको कहा जाता है रायता फैलाना। आप पहले रायता फैलाते हैं, फिर उस रायते को समेटने की कोशिश करते हैं। रायता क्या दाग रह जाते हैं वहां। पहली चीज यह है कि बिल्कुल क्लियर है कि आप रशिया क्यों गए थे। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम देयर। रशिया तो भाई अब स्पष्ट है कि जो A1 A2 में से जो A1 साहब हैं, उस रशिया विजिट का सबसे ज्यादा फायदा A1 को हुआ, क्योंकि आप वहां से क्रूड ला रहे हैं सस्ते में। वो A1 साहब उस क्रूड को खरीद रहे हैं सबसे ज्यादा, वो यहां अपना यहां रिफाइन कर रहे हैं और फिर विदेश में भेज दे रहे हैं। इससे देश का कोई लाभ नहीं हो रहा है, A1 का सबसे ज्यादा लाभ हो रहा है। तो अब यहां बहुत लोग खुश हैं, देखिए रुपी ट्रेड हो गया, रुपी ट्रेड हो गया, वो एक विषय है। आप जब रशिया गए तो इस देश में 1971 में सरदार स्वर्ण सिंह जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने जाके रशिया के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी। और वो फ्रेंडशिप ट्रीटी के बदौलत ही 71 की लड़ाई में जब 7th फ्लीट आया था अमेरिका का यहाँ, तो उसको वापस दुम दबा के, मैं टर्म यूज कर रहा हूं, दुम दबा के भागना पड़ा था, क्योंकि रशियंस वेसल भी यहाँ, रशियंस वॉर वेसल्स भी हमारे यहाँ आके हमारे लिए खड़े हो गए थे। आप या तो उसके लिए इसलिए जाते, रशिया रशिया का आज दोस्त नंबर 1 इंडिया नहीं रह गया है, अब वो चाइना है। आपने वो दोस्ती भी नहीं रह गई। आप रशिया गए क्योंकि आपको ये लग रहा था कि भाई वो तेल फेल ये है, कुछ लोगों का प्रेशर रहा होगा, अब ठीक है।
वहां आपके जाते ही ये पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका और पूरे नेटो कंट्रीज जो थी आपके पीछे लगे, गए कैसे, हिम्मत कैसे हुई, अरे तो आपने उसको बचाने के लिए वहां भी जाता हूं, वहां भी जाता हूं। आप वहां 8 घंटे के लिए गए। बीजेपी के लोगों का यह कहना है कि उस 8 घंटे में पुतिन ने फोन करके कह दिया कि बम मत फेंकना। अब इसी तरह की ऊल जलूल बातें कि अब इस समय उन्होंने युद्ध बंद करवा दिया जितनी देर मोदी जी वहां थे। अब इससे हो सकता है कि मोदी जी के जो अपने जो जो उनके जिन लोगों को, जो उसको हम लोग भक्त बोलते हैं, कुछ लोग ट्रोल आर्मी बोलते हैं, उनका भोजन वो दे दें, वो लोग बड़े खुश हों और इसमें कहा मोदी जी ने युद्ध। लेकिन जो जो ओवरऑल आपने जैसा दिखाया है ज़ेलेंस्की, आपको लग रहा था कि आप गले पड़ रहे हैं, वो देर एलिमेंट ऑफ उनकी बाकी अभी अभी मैं कोशिश करूंगा कि बाकी के साथ जब गले मिल रहा है तो देर इज नो स्माइल, ही इज वेरी स्ट्रेस्ड। आपने भी वहां जाके क्या अचीव किया आपको नहीं मालूम है। आप 10 घंटे की रेल यात्रा इसलिए की है क्योंकि बाइडेन ने अगर उस रेल से गए थे तो आप भी उसी रेल से जाएंगे। अरे भाई, अगर आपका यह है तो पुतिन से कह दिए होते कि भाई इधर हमला मत करना, क्योंकि आपको यही था ना कि वहां एयर उसमें हमला हो जाएगा। लेकिन दी होल थिंग इज, आप रशिया जाते हैं, आप यूक्रेन और नेटो को नाखुश कर देते हैं। अब आप यूक्रेन चले जाते हैं तो वो फिर नाखुश हो गया है। तो आप अगर कहीं नहीं जाते, आप घर में बैठे रहते, तो आप शायद आपके लिए दोनों लोग होते हैं कि भाई देखो ऐसा तुम लोग झगड़ा कर रहे हो, ये जब तक ऐसे ऐसे झगड़ा बंद नहीं होगा तब तक मैं नहीं आऊंगा। ये स्टैंड ज्यादा अच्छा था कि उनके यहां जाना, दूसरे को वो करना, फिर उसके यहां जाना तो ये गुस्सा हो जाए। आप जिससे अचीव क्या किया, मतलब सूत न कपास जुलाओ में रटन, आपने कोई फायदा ही नहीं हुआ। आप इन सारे वर्ल्ड लीडर्स से एक थर्ड कंट्रीज में मिलते ही थे, वहां पे आप अपना स्टेटमेंट देते ही, लेकिन वही है जैसे इटली भागे भागे चले गए थे, अगर आपको याद हो 4 जून के बाद। क्यों? उसके बाद लौट के एक 35 साल कम वर्ष की एक जो महिला है, जो वहां की राष्ट्र, उसके साथ यहाँ के बीजेपी की भक्त लोग बड़ा खुश होकर कर रहे थे, देखिए देखिए क्या क्या अजीब वाहियात बातें कर रहे थे। तो एज फार एज आवर विदेश नीति इज कंसर्न, डायरेक्शन है नहीं, क्लैरिटी है नहीं, क्या करना चाहते हैं वो पता नहीं है, किसको एड्रेस कर रहे हैं वो पता नहीं है। सारे लोग बहुत इस समय जो भक्त हैं वो कहिए देखिए क्या मास्टर स्ट्रोक करते रहते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हाँ, बस एक ही चीज अच्छी थी कि कम से कम जयशंकर जी को साथ लेते गए थे। नहीं तो ये पहली बार हुआ कि जयशंकर जी साथ दिख रहे थे, नहीं तो जयशंकर जी को कैसे, क्या मतलब। तो चलिए, इस बहाने जयशंकर जी का कुछ प्रमोशन हो गया, वो साथ थे। लेकिन मेरे हिसाब से एज यू राइटली सेड कि एज अ कंट्री वी मस्ट टेक अ सीरियस लुक, मतलब द प्राइम मिनिस्टर मस्ट टेक अ सीरियस लुक, वो कि आप बहुत बड़े 145 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं, आप ऐसे छोटे मोटे देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। तो यू मस्ट कैरी योरसेल्फ, आपका एक वेट होना चाहिए। जब उस देश में जाएं तो उस देश के लोग वो करें। इस देश के प्रधानमंत्री सारी एडवर्स कंडीशंस में अगर अमेरिका जाते थे तो उनकी हिम्मत, अमेरिकन प्रेसिडेंट को, देयर हैव बीन इंसिडेंट्स, अमेरिकन प्रेसिडेंट आया है रिसीव करने, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो मेरा कहना यह है कि ठीक है, आप अपने में खुश हो लें, अपने भक्त लोग खुश हो लें, लेकिन एंड ऑफ द डे अपने मतलब देश के लिए बहुत अच्छी स्थितियां नहीं है। अजय जी आनंद, तो आज का कार्यक्रम यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए और आपके समय के लिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।